Hello student, in our last class we were discussing rate law, but due to a technical error I had to stop. But now let's resume from that point, rate law. So let's get started today's session. Yes. So rate of reaction. सो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम. तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, और यू कैन से टाइम टेकन. सो चेंज इन कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है? या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की. ठीक है. और चेंज इन टाइम मीन्स द इनिशियल टाइम और द फाइनल टाइम, or the time period in which we want to monitor the reaction. So अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखती हूँ, उससे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे. A प्लस बी गिव्स C. सो अगर मैंने रिएक्शन की टर्म्स में और रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ ROR फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. सो अगर मैंने लिखा A की टर्म्स में, सो डेल्टा A अपॉन में डेल्टा T और नेगेटिव साइन. अगर मैं बी के टर्म से लिखती हूँ तो माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी. और अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखती हूँ तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी. ठीक है. सो अब रिएक्टेंट के साथ तो हमने नेगेटिव साइन लगाया है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ हमने कोई भी साइन नहीं लगाया है. क्यों? क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. और क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. ठीक है. क्योंकि रिएक्टेंट यूज हो रहा है ना रिएक्शन में, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट यूज हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है. तो अगर मैं कहूँगी मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए आई है और फाइनल कंसंट्रेशन ए एफ है, तो जब मैंने डेल्टा ए लिखा माइनस डेल्टा ए, ब्रैकेट यूज कर रही हूँ मैं कंसंट्रेशन के लिए, डेल्टा टी. सो जब मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा तो क्या आएगा? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी. अब क्योंकि मुझे पता है कि ए फाइनल की वैल्यू ए आई से कम होगी, यानी फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगी, तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी. ठीक है. वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. लेकिन हमने ऑलरेडी नेगेटिव साइन यूज किया है, तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. सेम अगर हम बी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी लिखेंगे विद नेगेटिव साइन. ओके. बट जब हम प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करेंगे तो हम डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी लिखेंगे without any negative sign, क्योंकि concentration of product increases during a reaction. Okay. So rate of reaction. तो जो अभी हमने रिएक्शन ली थी A प्लस बी, या आप कोई भी रिएक्शन अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एच जी प्लस सी एल टू गिव्स एच जी सी एल टू. सो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. और इस रिएक्शन में क्या है कि जितनी भी स्टोकियोमेट्री है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, सबकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है 1 है. तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन हमने बड़ा इजीली लिख दिया. अगर एक सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जिसमें स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज नॉट सेम, तो वहाँ पे एक केस बनता है जहाँ हमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी और 2a प्लस 3b गिव्स 4c. ठीक है. एक जनरल एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं कि 2a प्लस 3b गिव्स 4c. तो इस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो आर ओ आर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी.
सो अगर आप रिएक्शन को देखो तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जितनी देर में ए के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ए के ए के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उतनी देर में बी के 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या वो डायरेक्ट डेल्टा ए बाय डेल्टा टी और डेल्टा बाय बी बाय डेल्टा टी आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग आएगा, बी के रिस्पेक्ट में करूंगी तो अलग आएगा, सी के रिस्पेक्ट में करूंगी तो अलग आएगा, है ना। रेट, क्योंकि हमें पता है कि जितनी देर में ए के 2 मोल हो रहे हैं, बी के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सेम आ सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी किसी बच्चे को अगर कैलकुलेट करने को रेट ऑफ रिएक्शन दिया और किसी ने ए के टर्म्स में निकाला, किसी ने बी के टर्म्स में निकाला, किसी ने सी के टर्म्स में निकाला, तो सबके लिए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। बट ऐसे नहीं होता है। हमें क्या करना होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा। ये माइनस साइन तो रहेगा, ठीक है। तो 1/2, ए के साथ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2, बी के साथ 1/3 एंड सी के साथ 1/4। सो रेट ऑफ रिएक्शन को उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप, इट्स अ वेरी नॉर्मल और जनरल थिंग कि आप समझ सकते हैं कि जब बी के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं उतनी देर में ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की को एक्सप्लेन करूं कि जितनी देर में ए के 2 मोल्स है तो उतनी देर में ए के 3 मोल्स है, तो अगर मैं सबको 1/1 करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको स्टिल इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो इसको मैं एक और छोटी सी वीडियो बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट राइट नाउ अभी हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर मैंने एग्जांपल लिया PCl3 प्लस Cl2 गिव्स, अभी छोड़ते हैं इसको, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो ये हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ अगर मैं प्लॉट करती हूँ, ठीक है, तो ये टाइम, ये चेंज इन कंसंट्रेशन एंड ये है चेंज इन टाइम, यू कैन से टी, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो क्या होगा? हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट increases and the concentration of reactant decreases। अभी अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट एक्सप्रेस करूं कि यूनिट क्या होगी, तो हमें पता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर मैंने रिएक्टेंट या हमारा गैशियस रिएक्टेंट है, क्या है? गैशियस रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो यूनिट क्या होगी? अब मुझे पता है रिएक्टेंट अगर गैशियस है तो हम उसमें उसकी कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं? एक तरह से प्रेशर की फॉर्म में। सो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और अगर पास्कल में होता पास्कल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स में, तो जो भी प्रेशर की यूनिट होगी उसमें आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। अदरवाइज अगर लिक्विड है तो मोल पर लीटर होगी, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन नाउ
रेट ऑफ रिएक्शन को हमने यूनिट एक्सप्रेस की